नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीडर्स क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे लूसेंट समान अध्ययन के तहत प्राचीन भारतीय इतिहास के भाग 2 में प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे और अच्छे से इसको हम लोग पढ़ के याद करेंगे। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो है उसको भी आप लोग देख लें, जिसमें हमने बात किया है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में, जिसमें धर्म ग्रंथ जो कि हमारे ऋग्वेद हैं, जो वेद हैं चारों, उनके बारे में, एवं जो विदेशियों का विवरण है, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों, उनके बारे में हमने बात किया है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया जाता है। जिस काल में मनुष्यों ने, यानी कि हम इंसानों ने, घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, यानी कि जिस काल में जो घटना घटित हुई उसका कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिखा उखा कुछ नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला तो मिला है, लिखने का तो मिला है, मगर उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है अभी तक, जिसमें अपना हड़प्पा सभ्यता आता है, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसी में अब हम लोग देखेंगे संस्कृति, इस डिब्बे को देखेंगे। संस्कृति और बर्तन, जो मालवा संस्कृति है वो काला तथा लाल बर्तन से संबंधित है। ब्रुजहोम संस्कृति जो है वो धूसर बर्तन से संबंधित है, और जोखे जो संस्कृति है वो हमारा लाल बर्तन से संबंधित है। दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति जो है वो चमकीला धूसर बर्तन से संबंधित है, और पूर्वी नवपाषाण संस्कृति भूरा लाल बर्तन से संबंधित है। आगे हम लोग बात करेंगे मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, और जिसे हम लोग पढ़ भी समझ सकते हैं और समझ भी सकते हैं और पढ़ भी रहे हैं। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व होमोसेपियंस आए थे। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, यानी कि खाने वाने का जो आधार था शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। बोलो उस टाइम पबजी नहीं था, समझे। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्यों में स्थायी निवास यानी एक जगह रहकर रहने का जो प्रवृत्ति आई वो नवपाषाण काल में हुई, तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्यों में तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका जो प्राप्ति स्थल है यानी कि उत्खनन के द्वारा वो अति पक्कम से मिला है। ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल है एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त यानी सबसे पहले यूज में इस्तेमाल में जो लाया वो चावल था। ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोहलडीहावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे, और रॉबर्ट ब्रुश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 यानी 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र यानी विंध्य पर्वत जो का क्षेत्र है उसमें लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने
लगे थे। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। अब देखेंगे आगे। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध जरवे संस्कृति जो कि राजस्थान में है, और ये इनाम गांव भी हमारा राजस्थान में है। आगे देखेंगे कि भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिल रहा है। जीवाश्म का यानी जिसमें जीवों का अंश होता है उसे ही जीवाश्म कहते हैं। भीमबेटका जो कि एमपी में है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों यानी कि गुफाओं के अंदर जो दीवार होते हैं उन पे चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, यानी सबसे पुराना चिन्ह है प्राचीनतम। यह एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। मनुष्य से संबंधी यानी नर्मदा घाटी में उस टाइम में रहते थे, तो वहाँ पर सबसे पहले मिलता है भारत में। भारत में नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया, यानी प्रजाति के आधार पर बांटा। सिंधु सभ्यता या इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे बुकों में लिखा रहता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता को दिया गया है। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले उत्खनन के द्वारा मिला था। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की स्वर्ण तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण नोट में देखेंगे। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, यानी पेड़ पौधे या हम लोग मनुष्यों में भी अगर C14 कम मात्रा में रहेगा तो वो चीज़ उतना ही प्राचीन है, पुराना है, और ज़्यादा रहेगा तो वो चीज़ उतना ही नया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी, यहाँ पे लिखा है कांस्य युग में रखा जाता है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आदि ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले हमने बताया था सब, तो ये क्योंकि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं मगर इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है यानी पढ़ा नहीं गया है अभी तक, समझ ही में नहीं आया किसी को। सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के स्थित है। जो ये पश्चिम का एरिया है वहाँ पर ही स्थित सुत कांडोर बलूचिस्तान में है, वो दासक नदी के किनारे स्थित है पश्चिमी वाला। और जो पूर्वी है हमारा
ये पश्चिमी हो गया अपना, और ये जो पूर्वी है, पूर्वी स्थल, यह हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में स्थित है। अब उत्तर की बात कर ले, उत्तर यानी नॉर्थ में चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मादा में जम्मू कश्मीर एवं दक्षिणी पूर्वस्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। तो ये पूरा पश्चिम उसका बताया है कि पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगरों जैसा सभ्यता थी, जैसे आजकल के नगरों में रहता है वैसा कुछ। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवारीवाला है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है एवं कालीबंगन है। नोट में देखेंगे कि धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं और ये धोलावीरा भी गुजरात में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे और जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुरकोदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है, फिर 7.08 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जिसमें पुजारी पूजा करते थे, यानी आग लहरा के। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। जो मोहर मिला है उस पर एक सिंग वाले पशु का चित्र बनाया हुआ अंकन किया गया है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिसे प्रकृति देवी की संज्ञा दिया जाता है, यानी बताया जाता है कि वो प्रकृति देवी हैं। और मनके बनाने के कारखाना लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि जो वो लोग लिखते थे वो भाव दर्शाता था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति थी, यानी ग्रिड जैसे चेस जो है, चेस उसमें आप लोग देखते होंगे जो चेस बोर्ड रहता है कुछ उस टाइप का होता है ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े यानी पीछे की ओर खुलती थे। केवल लोथल ही ऐसा जगह था गुजरात में जहां पर दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठाई के लिए यानी कि मुंह मीठा करने के लिए शहद का प्रयोग करते थे और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं।
तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए यानी यहाँ आने जाने के लिए यहाँ वहाँ 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। जो मेसोपोटामिया है आज के ईरान में है और यहीं के अभिलेखों में मेलुहा जो शब्द आया है वो सिंधु सभ्यता के लिए आया है और संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों यानी वणिक जो व्यापारी थे उनके हाथों में था। आगे चलते हैं। पिगट महोदय जो थे, स्टुअर्ट पिगट इनका पूरा नाम था, ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है और सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। आइए इस डिब्बा में देख लें तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार में आयातित वस्तुएं जो थी वो तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान प्रदेश से मंगाया जाता था। चांदी जो है अफगानिस्तान, ईरान से मंगाया जाता था। सोना कर्नाटक, अफगान, ईरान से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान, ईरान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से मंगाया जाता था और लाजवर्थ मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। सीसा ईरान से मंगाया जाता था। आगे देखेंगे वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब देखेंगे स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है और स्वास्तिक चिन्ह जैसा कि आप लोग देखते होंगे दिवाली में भी बनाया जाता है, ऐसे कुछ रहता है ऐसे तो इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना यानी सूर्य की पूजा का अनुमान लगाया जा सकता है कि उस टाइम सूर्य की पूजा होती थी और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मनुस्मृतियाँ यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है। स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज जो था मातृ सत्तात्मक था यानी माता यानी स्त्री को प्रधानता दिया जाता था उस समाज में। और जैसे अभी हमारा समाज है पितृसत्तात्मक जहाँ पर पुरुषों की प्रधानता है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी जो निचला हिस्सा है सामान्य लोगों के रहने हेतु था भी किले से घिरा हुआ था और वो भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं यहाँ से के यानी कालीबंगन से। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने आदि दोनों प्रथा प्रचलित थी। यानी शवों को जलाने जो कि हिंदू सभ्यता में अभी भी मौजूद है और गाड़ने की यानी कि जो मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में मुस्लिम सभ्यता में अभी भी मौजूद है। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी हड़प्पा में जो हड़प्पा स्थल है वहाँ पर शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियों मिली हैं यानी कि दो समाधियाँ दो लोगों को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला है खनन से। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नदियों के किनारे बसे हुए सिंधु स्थल और उसके उत्खनन करता।
तो आइए, जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला में है। इसका जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। फिर उसके बाद मधुस्वरूप वत्स ने 1926 में और फिर व्हीलर ने 1946 में किया। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। और रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन किया। फिर मेके ने 1927 में किया और फिर व्हीलर ने 1930 में किया। आगे देखेंगे चन्हुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में। मेके ने 1925 में इसका उत्खनन किया और एनजी मजूमदार ने 1931 में भी किया। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। अलमनंद घोष ने 1951 में और बी लाल एवं बी के थापर ने 1961 में उत्खनन किया। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत के खेरपुर स्थान पर। और फजल अहमद ने 1953 में किया था। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, गुजरात का कठेवाड़ा जिला। रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसका उत्खनन किया था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का जो रोपड़ जिला है वहीं पे स्थित है। और ये है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 ईस्वी में उत्खनन किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। रंगनाथ राव ने 1954 में किया था। और आगे देखेंगे आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे और जो कि यमुना की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला के किनारे है, मेरठ जिला में है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसका उत्खनन किया था। सुतकांडोर जो कि दासक नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। और वह ऑरल स्टाइन ने 1927 में किया था। बनमाली जो कि रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह विष्ट ने 1974 में किया था। धोलावीरा जो कि लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में। खादिर द्वीप जो है वही उसी पर स्थित है। और जेपी जोशी ने 1967 और 1968 में इसका उत्खनन किया था। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में भी किया था। फिर ये है आपका क्या है, हाँ, सोतकाह जो है सादिकोर नदी के किनारे दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। और इसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया था। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजाएं हमारे नोटिफिकेशन के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।